जय हिंद बच्चों, नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रीवियस ईयर वाला मॉडल सेट देख चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ जाके देख लें। और इस वीडियो को थोड़ा और बढ़िया से देखना, क्योंकि अब एग्जाम तो नजदीक आ चुका है, इसलिए पूरा जिम्मेदारी के साथ और बढ़िया तरीके से कम वीडियो को पूरा देखिएगा और मैक्सिमम चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे जितना हो पाएगा हम मैक्सिमम कंसेप्ट को यहाँ डीप में बताने का प्रयास करेंगे। आप अपने तरीके से जितना हो सके उतना आप प्रयास कीजिए। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है हाउ मेनी बेस यूनिट। कौन सा यूनिट? हाउ मेनी बेस यूनिट। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया नया। आप लोग सुनेंगे बेस मतलब ही फंडामेंटल होता है। बेस मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। अब अगर नया वर्ड दिख जाए तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। बताइए, बेस मतलब मूल होता है। मूल मतलब मूल राशि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल। आप कीजिए, फंडामेंटल का संख्या कितना था? 7। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। अब इसमें आप लोग का याद होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का दो प्रकार था, एक फंडामेंटल और दूसरा क्या था? डिराइव। फंडामेंटल का संख्या कितना है? 7। बाकी इसको छोड़ के जितना भी होगा सारे के सारे क्या होंगे? डिराइव होंगे। और इसी में एक और जुड़ता है, याद होगा आपको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का भी संख्या कितना था? 2। एक था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। याद कीजिए, प्लेन एंगल का SI मात्रा क्या था? क्या था? रेडियन। और सॉलिड एंगल का SI मात्रा अस्टेरेडियन। तो कम से कम इतना बेसिक आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है? सो सुनिए, यहाँ लगा है लाइट ईयर। बताइए, ईयर मतलब टाइम, लेकिन वास्तव में लाइट ईयर टाइम का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है? डिस्टेंस का मात्रक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही ध्यान रखिएगा। बताइए लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर होता है एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा, जितना डिस्टेंस तय करेगा, बताइए वही कहलाता है लाइट ईयर। अब एक लाइट ईयर का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे 9.46 इंटू 10⁻15। और इसके आगे मीटर। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है? 9.46 गुना 10⁻15। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो बहुत बार आपको बताया गया, प्रीवियस ईयर में भी आपका ही पढ़ा हुआ है। बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये वही लोग निकाल पाएंगे या तो डायरेक्ट रट्टा मार के रखे हैं या उनको बेसिक फॉर्मूला पता है। बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर G(m1m2) और नीचे क्या होता है? R²। अब एक काम कीजिए, यहाँ हमको G का डायमेंशन पूछा तो G निकाल लीजिए। अब G निकालिएगा तो ये जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो F गुना R² और नीचे हो जाएगा M1 इंटू M2 हो जाएगा। अब बताइए F क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन सबको याद होगा, M1 L1 T-2। बताइए R मतलब क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L। और L का पावर यहाँ पहले से स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए M1 इंटू M2 जो मास को रिप्रेजेंट करता है, मास का डायमेंशन M और 2 M है तो M का पावर 2। अब बताइए एक M कट जाएगा, एक M नीचे बचा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो M का पावर -1 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। L का पावर 3 और T का पावर -2। देखिए ऑप्शन किसमें दिख रहा है? M-1 सिर्फ एक में दिख रहा है, C में। बताइए M-1 L3 T-2। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। अब किसका डायमेंशन पूछेगा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेट किस प्रकार से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बताइए कोई व्यक्ति है जो ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, कौन लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। बताइए मूव्स विथ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। बताइए पहले का यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है? v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। बताइए वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म है और पहले का जो वेलोसिटी है वो v1 है और बाद का वेलोसिटी कैसा है? v2 है। अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है मतलब पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और दूसरा भी बाद में भी लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 यानी बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। याद कीजिए, अगर इसका आंसर निकालना है तो इसमें दोनों को जोड़ देना है और सीधा 2 से डिवाइड कर देना है। बताइए 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 और 20/2 यानी सिंपल इसमें आपको क्या करना है? v1 और प्लस किसको जोड़ना है? v2 को और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से। बताओ ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें एक और कंसेप्ट आपको याद होगा, हाफ टाइम और हाफ लेंथ वाला। ये फॉर्मूला कहाँ काम करता है? हाफ टाइम में काम करता है। और एक फॉर्मूला ये वाला आपका दिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये में लिखा है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। आज करो ये फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं? जब हाफ डिस्टेंस रहे या हाफ डिस्प्लेसमेंट रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री of the particle
द एक्सीलरेशन इज, बताइए आप लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो याद होगा ये है पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और आपसे पूछा है कि टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, टॉप मतलब एकदम यहाँ पे, बताइए एकदम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0, लेकिन आपसे पूछा है एक्सीलरेशन। याद कीजिए जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ऊपर जाके गिरता है, तो याद करो इसमें जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो याद होगा इसमें जी काम करता है, और जी अगर काम करेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन यहाँ 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 सब जगह एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सेम रहेगा, बोल रहा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो सिर्फ क्या होगा जी, और इसमें मिनिमम मैक्सिमम 0 नहीं मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा यहाँ पे लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, और उसको डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से, और बॉडी आपका किस में घूम रहा होगा, रोटेशनल मोशन में, किस में घूम रहा होगा, रोटेशनल मोशन में। याद कीजिए जब रोटेशनल मोशन में घूमेगा कोई वस्तु तो याद होगा उसमें एक्सिस होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग वो घूमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर पहला में लिखा है टेंजेंट, जी नहीं बोलकर बताओ टेंजेंट के अनुसार होगा क्या, नहीं होगा। इनवर्ड रेडियस इसके अनुसार भी नहीं होगा, आउटवर्ड रेडियस इसके कारण भी नहीं होगा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या लिखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। याद कीजिए हम लोग जब पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन तो वस्तु ऐसे गया था, याद कीजिए इसी का नाम था पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो शेप था वो पाराबोला था कि हाइपरबोला था, याद कीजिए पाराबोला, ऑप्शन नंबर कौन से होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स which can give zero resultant are। बताइए मिनिमम संख्या में कितना वेक्टर्स होगा जो इसका रिजल्टेंट हमको कितना मिलना चाहिए, 0। तो आप इसमें सोच लो, इसमें वेक्टर पे दिमाग मत लगाना, इसमें संख्या पे दिमाग लगाना। बताइए अगर एक संख्या 4 ले, एक संख्या कितना ले 4, और दूसरा भी 4 घटा दे तो बता रिजल्ट कितना आएगा, 0। लेकिन ये तब होता है जब मात्र 2 वेक्टर का बात करता है, 2 डिजिट का बात करता है। वास्तव में पूछा कितना है, मिनिमम नंबर अनइक्वल, ये तो बराबर है, हमको चाहिए अनइक्वल, तो अनइक्वल लेने के लिए मान लिया जाए कि एक हमने लिया, एक 4 लिया, तो एक हमने कितना लिया, 3। अब बताओ 4 में 3 घटेंगे तो 1 बच जाएगा, तो कम से कम एक की ओर लेना पड़ेगा। अब बताओ 4 में 3 घट जाएगा, फिर इसमें घट जाएगा, तो -3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 0। तो बताओ मिनिमम कितना वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, सी, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन ए प्लेन। बोलिए जो किसी विरामावस्था में रखा हुआ वस्तु पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कैसा होगा। तो याद कीजिए कोई वस्तु अगर रेस्ट में होगा तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। अब स्टैटिक अगर सोचना है तो दिमाग लगाइए, बताइए इधर एक्शन होता है, इधर क्या होता है, रिएक्शन, और रिएक्शन को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोले थे। कौन सा फोर्स बोले थे, नॉर्मल। और याद करो यहाँ पे था एक्शन में mg। अब याद कीजिए फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा फोर्स के विपरीत दिशा में होता है। बताइए यहाँ भी फोर्स लगने का बात है क्या, नहीं। अगर मान लो फोर्स लगेगा पूरब तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पश्चिम। तो ऑप्शन सोचिए, दिमाग लगाइए। लिखा हुआ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एकदम नॉर्मल की ओर लगेगा। दूसरा लिखा नॉर्मल टू द सरफेस डाउनवर्ड, बिल्कुल नहीं, डाउनवर्ड की ओर ऐसा नहीं लगेगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बताइए अप्लाइड फोर्स की दिशा में कैसे हो सकता है, अप्लाइड फोर्स अगर पूरब लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पश्चिम। तो इसमें जो आंसर होगा आपको कितना होगा, 0। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स अभी जो लग रहा होगा रेस्ट में कितना लग रहा होगा, 0, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन मिल करके दोनों कैंसिल हो जाते हैं और कैंसिल होकर रिजल्ट कितना बना लेगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ये बॉडी ऑफ मास इज 4 kg एंड 5 kg। बोल रहा है कि 2 बॉडी है जिसका मास कितना, एक का 4 और दूसरा का 5। एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, उस दोनों पे सेम फोर्स लगा है। द एक्सीलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी, लाइटर मतलब हल्का बॉडी अर्थात जिसका वजन कम है। तो बताइए एक का मास m1 मान लीजिए, दूसरा का मास m2 मान लीजिए। बताइए m1 का मास 4 kg है और m2 का मान कितना kg है, 5 kg है। बोल रहा है कि जो लाइटर बॉडी है उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए 4 kg का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच के बताओ ये आपका जो एक्सीलरेशन है वो लाइटर बॉडी का, तो अगर यहाँ m1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1। और आपसे पूछा था एक्सीलरेशन ऑफ हेवियर बॉडी, हेवियर बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा। अब दिमाग लगाओ, इस दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, तो सेम फोर्स लग रहा है मतलब अगर एक में F1 लगा हो तो दूसरा में F2,
और अगर सेम फोर्स है दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन, और यहाँ भी हो जाएगा मास गुना एक्सीलरेशन। अगर ये 1 1 है तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 है तो 2 2 हो जाएगा। बताओ m1 का मान कितना है 4, a1 का मान कितना है 2 बराबर m2 का मान कितना है 5, और आपसे पूछा कि इसका मान है a2 का। अब देखिए 4 दूना 8 बराबर 5 a2। अब यहाँ से a2 निकालोगे तो बताओ यहाँ a2 बराबर ऊपर में होगा 8 और नीचे कितना होगा 5। डिवाइड कीजिए कितना बार में जाएगा 5 1 का 5 हो जाएगा। बोलिए पॉइंट यहाँ 30 और 5 6 30, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। तो एकदम जब इक्वल फोर्स का बात करें तो बराबर करके निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। बताइए रेशियो, आप बताइए रेशियो मतलब ऊपर एक नीचे, तो रेशियो किसका फोर्स का। अब सिंपल आप दिमाग लगाओ, ऊपर में फोर्स रख दो, बताओ। उसके बाद बोल रहा है एक्टिंग ऑन द, जो फोर्स किसी वस्तु पे लग रहा है, टू द एक्सीलरेशन, नीचे से डिवाइड किससे कर दो, ये से। तो ये जो तुम्हारा होगा वो किसके बराबर होगा, तो याद कीजिए दिमाग लगाइए, एफ और यहाँ नीचे ये है। तो एक काम करो आप लोग, फोर्स का फॉर्मूला पड़े मास गुना एक्सीलरेशन। अब बताइए ये को इधर लाएंगे तो एफ बटा ये बराबर क्या हो जाएगा एम, और ये मतलब क्या हो गया मास। ऑप्शन में क्या क्या दिया देखिए, द ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास नहीं हो सकता है, इंटरनल मास भी नहीं हो सकता, इनर्शियल मास। जी हाँ, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर। ग्रेविटेशनल मास इसलिए नहीं हो सकता कि ग्रेविटेशनल मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करेगा, और अगर इस कंसेप्ट में आएगा तो ये तुम्हारा जो मास होगा ये कौन सा मास कहलाएगा, इनर्शियल मास। याद कीजिए इनर्शियल मास मतलब इनर्शिया, और मास किस पे निर्भर करता है, इनर्शिया पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है What is the linear momentum of the gun and bullet before firing। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम कितना होगा गन और बुलेट का बिफोर फायरिंग। याद कीजिए जब बिफोर फायरिंग बोलेगा तो मतलब फायर होने से पहले, और फायर होने से पहले ना बुलेट के पास स्पीड है ना गन के पास स्पीड है, तो उसका जो नेट मोमेंटम होगा कितना होगा, 0 होगा। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, बताइए क्रिया और प्रतिक्रिया जो होगा वो क्या होगा, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, बिल्कुल नहीं। बताओ एक्शन और रिएक्शन कब होता है, जब दो वस्तु एक दूसरे पर लगाते हैं, मान लो ये है और ये है, दोनों बताओ दोनों टकरा गया है, एक्शन रिएक्शन काम किया, तो बताइए दोनों सेम बॉडी के अलग अलग। अगर ये एक्शन लगाइए तो ये क्या लगाएगा, रिएक्शन, तो क्या सेम बॉडी में होगा, नहीं होगा। आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन, हाँ इक्वल होगा लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। बताइए ऑप्शन नंबर सी में कैंसल ईच अदर, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी पढ़ लीजिए, एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडी। सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन मिल रहा है, डी नंबर, कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन जब लगेगा तो दो डिफरेंट बॉडी में लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 14 नंबर लिखा हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। बोल रहा है कोई वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg और ये फॉल्स गिर रहा है, कितना हाइट से गिर रहा है, 10 मीटर ऊंचाई से गिर रहा है। और उसके बाद वो इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकता है, वो कितना हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई वस्तु को हम 10 मीटर के ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, बताइए आपका हाइट है, क्या है हाइट कितना है, 10 मीटर। अब जब वस्तु को हम छोड़ेंगे तो वस्तु का मास था 100 kg, कितना kg, 100 kg। अब इसमें दिमाग लगाओ कि वस्तु को ऐसे हम छोड़ रहे हैं, बता अगर नहीं छोड़े हैं तो इसमें ऊर्जा है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें कौन सा ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण था, पोजीशन के कारण। आज करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जितना एनर्जी यहाँ होगा उतना एनर्जी यहाँ होगा, तो जब इसको हम छोड़ेंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और जब हमको इसका निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितना हुआ, तो आप सिंपली आपको निकाल देना पोटेंशियल एनर्जी। बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh, क्या था, mgh। बताइए मास कितना दिया हुआ 100, बताइए जी कितना दिया हुआ 10, सॉरी जी दिया हुआ नहीं है, तो जब जी नहीं देगा तो जी का मान कितना लोगे 9.8, और हाइट कितना दिया 10। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 10 डिवाइड करेंगे 10 कट जाएगा, 98 गुना 100 कितना आ जाएगा, 9800। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये नंबर 9800 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, एकदम सिंपल देखोगे बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का लेवल एक जैसा। आप मान लीजिए 40 क्वेश्चन रहेगा, 2-4 को तो लेवल रखेगा ही रखेगा, और नॉर्मल सी बात है कि कुछ न्यूमेरिकल एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन
कंजर्वेटिव फोर्स। तब एक वन लीनियर क्वेश्चन से एक बार पढ़िए और पता कर लीजिए। बताइए जो लोग पढ़ के रखे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव आराम से पहचान लेगा। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव था। मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं। आप कीजिए कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, एक राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। और नॉन कंजर्वेटिव में एक राउंड ट्रिप में किया गया काम 0 के बराबर नहीं होगा। तो दोनों को कंसेप्ट को और कंडीशन को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा हुआ ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी किसी वस्तु पर एक्ट हुआ, लगा है, कितना न्यूटन बल लगा है, 50 न्यूटन बल। डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर, और जैसे बल लगा वस्तु डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया, कितना मीटर के साथ, 10 मीटर। डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स, और फोर्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का। तो पूछा वर्क डन बाय द फोर्स। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्क का फॉर्मूला सबको जानते हो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। बताइए हमने वस्तु पे फोर्स कितना लगाया, 50 न्यूटन। बताइए जैसे 50 न्यूटन बल लगा वस्तु कितना मीटर चला गया, 10 मीटर। और फोर्स के साथ जो एंगल बना है वो बना है 60 डिग्री। तो थीटा का मान क्या डिग्री है, 60 डिग्री। अब सॉल्व कर दिए, सीधा आंसर आ जाएगा। बताइए 50 में कितना जाएगा, 500, और गुना कोस 60 का मान बताओ, जो 37 का मान, 37 का 1/2, तो कोस 60 का 1/2। बताइए कट जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा, W बराबर 250, और वर्क कैसा है, मात्र जूल। तो 250 जूल किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आप थोड़ा समझ लेना, बढ़िया से लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय ए बैले डांसर। कौन सा डांसर, बैले डांसर। आप बहुत को सोचेगा हम तो हर प्रकार का डांस होने, बाराती डांस, ऑर्केस्ट्रा डांस, यहाँ तो बैले डांसर है। अभी बैले डांसर के अनुसार ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस आने जब बैले डांसर डांस करता है तो उसके अकॉर्डिंग में कौन सा प्रिंसिपल सिद्धांत काम करता है, तो वही आपसे पूछा है। तो यहाँ लिखा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें आपको दिमाग लगाने कि वास्तव में बैले डांसर होता क्या है। तो उसका इमेज देख लीजिए आप पहले। ये है बैले डांसर। ये कौन सा डांसर है, बैले डांसर। एक पैर पे ये घूमेगा। अब बताइए जब घूमेगा तो रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट। और आज को जब भी कोई वस्तु रोटेट करता है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं काम करता है, एनर्जी नाम नहीं काम करता है, मोमेंटम काम करता है। और बताइए मोमेंटम में भी कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, डी नंबर। कौन सही होगा, डी नंबर। ये सब कुछ सोचने का चीज होता है। मान लीजिए किसी के दिमाग में पहली बार को वर्ड देखा बैले डांसर, तो वहां पे वो कंफ्यूज होगा कि वाह क्या है बैले डांसर। और वहां जब सोच नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत होगा। और अगर कोई सोच लेगा कि रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिमाग में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। आज कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट किससे किए थे, आई से। ये किसका एनालॉग होता है, मास का। बताइए आई बराबर क्या होता है, mr²। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन ये डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, बिल्कुल। और एक्सिस कहाँ कहाँ होगा उस पर निर्भर करेगा। दूसरा नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कहाँ होगा इस पर भी निर्भर करेगा। एंगुलर वेलोसिटी, जी हाँ एंगुलर वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करेगा। बताइए इस फॉर्मूला में कहीं W दिख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जो फॉर्मूला नहीं दिखेगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ये बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन ये बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग। जो टॉर्क लगता है किसी वस्तु पे, रोटेशनल एनालॉग किसका होता है, सबको जानते हैं टॉर्क का एनालॉग क्या होता है, फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी नंबर। तो ये सब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर में लिखा था वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0। बताइए जी का मान 0 हो जाता है। तो आपको याद होगा बड़ा जी कभी 0 नहीं होता है, लेकिन छोटा जी 0 होता है। और वो 0 कहाँ होता है, सेंटर पे। देखिए सेंटर कहीं दिया हुआ है, द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द डेप्थ इक्वल टू द half of the diameter of the earth, the depth equal to the half of the radius of earth, the point in between the pole end of the equator। आप सोचिए आपके उम्मीद का एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें, कहीं पे भी सेंटर लिखा ही नहीं। और जो सेंटर नहीं लिखा, थोड़ा ऑप्शन को आपको और बढ़िया समझना होगा। लिखा था हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। बताइए हाइट जो होगा वो किसके एक बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हाइट में तो होगा ही नहीं। लिखा है डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर। हाँ इसको ध्यान से देखो, डेप्थ, डेप्थ मतलब नीचे जा रहा है, और ये इक्वल होगा हाफ ऑफ द डायमीटर। आप कीजिए हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब रेडियस।
हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब रेडियस। तो थोड़ा सोचिए, आप लोग को याद होगा डेप्थ वाला फॉर्मूला था जी डैश बाई जी बराबर 1 माइनस डी बटा आर, ऐसा था। अब बताओ जब वस्तु जाएगा तो हाफ ऑफ द डायमीटर तक जाएगा, मतलब डी और आर क्या हो जाएगा आपस में बराबर, और जब डी और आर बराबर थे कट के जी डैश बटा जी जो होगा 1 माइनस 1 बना लेगा, और 1 माइनस 1 का रिजल्ट कितना होगा 0। तो बताइए जी डैश बराबर कितना आ जाएगा 0। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर। तो बहुत क्वेश्चन है कि आप जानते भी नहीं सोच पाओगे अगर लैंग्वेज को बढ़िया से नहीं पढ़ोगे और नहीं समझोगे तो। यहाँ डायमीटर लिखा ही नहीं, रेडियस लिखा ही नहीं, हाफ ऑफ द डायमीटर लिखा है। और याद रखिएगा एक डेप्थ में नीचे जाना है तभी वो 0 होगा, ऊपर जाने से नहीं होगा। इस कंसेप्ट को बढ़िया समझ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इन्फिनिटी, एनीवेयर। अब इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा, आप लोग पढ़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जिसका फॉर्मूला था माइनस जी बड़ा एम छोटा एम और नीचे था आर, ऐसा था। अब सोचिए यहाँ पहले से कौन सा है माइनस, माइनस मतलब पॉजिटिव वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। अगर मान लीजिए कोई वस्तु सरफेस पे होगा तो सरफेस पे होगा तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर मान लो हम लिख दिए कहीं पे -10 और कहीं लिख दिए -1 और कहीं लिख दिए 0, बता इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा 0। इससे छोटा कौन होगा -1, उससे भी छोटा कौन होगा -10। यानी अगर हम सरफेस के नजदीक होंगे तो रेडियस कम होगा तो कहीं ना कहीं यू ज्यादा होगा, लेकिन मान किस में आएगा माइनस में, तो वैल्यू ऑलरेडी छोटा होगा। लेकिन आपसे पूछा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ होगा इन्फिनिटी पे, याद कीजिए इन्फिनिटी मतलब अनंत, और अनंत में जाने से वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब बता अगर एक वैल्यू नेगेटिव में आया और एक वैल्यू 0 में आया तो बड़ा आप किसको मानोगे, 0 को मानोगे। तो बता इसका सही ऑप्शन कौन सही होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट। बोल रहा है कि जो सैटेलाइट होता है, तो सबको पढ़े होंगे कि जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। अर्थ के कहाँ घूम रहे हैं, चारों तरफ। और अर्थ के जब चारों तरफ घूमेगा तो कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस से हाइट होगा। तो याद करो जब सैटेलाइट रोटेट करेगा तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था v0 बराबर √gm/r+h, ऐसा कोई फॉर्मूला था। और जिनको ना है ध्यान से देख ले, बता √gm/r+h। तो आपसे बोल रहा है टाइम पीरियड, याद कीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि एक चक्कर में, तो बताए एक चक्कर में टोटल एंगल कितना तय करेगा 2π, कितना तय करेगा 2π। और बताए कितना वेलोसिटी के साथ, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना है, सॉरी 2πr। यहाँ पे पूरा डिस्टेंस लेना होगा तो पूरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr, और ये वेलोसिटी आपका होगी √gm और नीचे हो जाएगा r+h। अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूला में आपको कहीं छोटा m नहीं दिख रहा होगा, और छोटा m किसका मास होता है, सैटेलाइट का। बताइए ऑप्शन के अनुसार सोचिए, द मास ऑफ सैटेलाइट, बिल्कुल। बताओ किससे इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात किस पर निर्भर नहीं होता है, मास के, सैटेलाइट के मास पे निर्भर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ये। अच्छा दूसरा भी पढ़ लीजिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बिल्कुल रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे तो निर्भर करेगा, r+h पे निर्भर करेगा। बोथ द मास एंड रेडियस, देखिए मास पे निर्भर तो नहीं करेगा लेकिन रेडियस पे निर्भर करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेदर द मास ऑफ द सैटेलाइट और नॉट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, देखिए रेडियस पे निर्भर करेगा लेकिन मास पे निर्भर नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेच्ड वायर। इलास्टिक एनर्जी, तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था, यदि याद नहीं होगा तो बढ़िया से याद कर लो। जब भी किसी वस्तु को अगर हम स्ट्रेच कर दे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो फॉर्मूला था 1/2 स्ट्रेस गुना स्ट्रेन। ये सभी लोग बढ़िया से याद कर लें, ये कहीं कहीं डायरेक्ट दिख सकता है कि एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड मटेरियल या स्ट्रेच्ड वायर का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा 1/2 स्ट्रेस गुना स्ट्रेन, लेकिन यहाँ देखिए उस फॉर्मेट में कहीं लिखा ही नहीं है, तो इसमें कैसे दिमाग लगाओगे। तो ध्यान से देखो y ऑप्शन में लिखा है, और y कहीं ना कहीं अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। याद कीजिए अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम कुल मिला के ऊपर में सीधा स्ट्रेस लिख देते हैं सिंपल में, और नीचे में लिख देते हैं स्ट्रेन लिख देते हैं। अब दिमाग लगाइए, यहाँ से y निकाल लो, स्ट्रेन निकालो, स्ट्रेन जब निकालोगे तो स्ट्रेन ऊपर चला जाएगा और नीचे में, ऊपर में क्या बच जाएगा स्ट्रेस, और नीचे में आ जाएगा y, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेन की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करो, बताओ यहाँ पहले से कौन है हाफ, यहाँ पे कौन आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस और उसके साथ गुना होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मान कितना आ गया स्ट्रेस बटा y, तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेस और नीचे में कौन होगा y। अब बताइए हाफ हो जाएगा और स्ट्रेस गुना स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा।
स्ट्रेस का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा y। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर और नीचे y। y क्या है? अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है किसी वायर का यूनिट क्रॉस सेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इलास्टिक फिटिज बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब कुछ टर्म है जो आपको एकदम 100% याद ही रखना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है 25 नंबर में, द विस्कोसिटी ऑफ। आज की जो विस्कोसिटी क्या था कि कौन लिक्विड कितना गाढ़ा है, कौन लिक्विड कितना पतला है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है मतलब लिक्विड गाढ़ा है, अगर विस्कोसिटी कम है तो लिक्विड कम गाढ़ा है। अब सोच के बताओ, यहाँ लिखा है कि विस्कोसिटी क्या होगा? गैस का डिक्रीज करेगा। आप सिंपल समझ लो, अगर कहीं पे विस्कोसिटी दिख जा रहा है, गैस का बात करेगा तो याद रखना गैस में विस्कोसिटी काम ही नहीं करता। तो जहां जहां गैस दिखेगा ऑप्शन में पहले आप उसको हटा लो, ये और ये हटा लो। अब हो रहा है कि लिक्विड का, अब विस्कोसिटी लिक्विड का इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब गाढ़ापन बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर। अब थोड़ा सोच के बता यार, अगर मान लो मिठाई बनता तो उसके पहले उसका रस तैयार होता है, अब बताए उसमें चीनी का घोल होता है। अगर चीनी को हम लोग गर्म करते हैं तो आध रूप पतला हो जाता है, और अगर ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा, लिक्विड का विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बता, टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है विस्कोसिटी, बढ़ नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लो, लिक्विड डिक्रीजेज, यानी लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। किसके साथ? बढ़ने के साथ। क्या बढ़ने के साथ? टेम्परेचर। तो बताओ उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अब इस सब क्वेश्चन में आपको कुछ सोचना होगा, सोचिएगा तभी आराम से आप बता पाओगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ? देखिए लिखा हुआ, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट इन ए कैपिलरी ट्यूब। आप लोग अगर कैपिलरी ट्यूब सुने होंगे तो सुनिए ध्यान से। कैपिलरी ट्यूब में एक प्रकार का ट्यूब होता है। अब यहाँ इस ट्यूब में पानी यहाँ तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। तो बोल रहा है कि किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो पानी होगा या कोई लिक्विड होगा वो राइज करेगा कितना हाइट तक? h हाइट तक राइज करेगा। इफ द ट्यूब इज कट हाफ ऑफ द साइज, अगर हम ट्यूब को आधा काट दें तो जो वाटर होगा ट्यूब का वो ओवरफ्लो करेगा, नॉट ओवरफ्लो करेगा, नॉट राइज करेगा, नन ऑफ दिस। अब इसमें सिंपल दिमाग लगाओ, इसी कैपिलरी ट्यूब में एक साइंटिस्ट का नियम आता है जूरिन लॉ। कौन सा लॉ? जूरिन लॉ। अब नाम अलग देख रहे हो तो इसमें टेंशन नहीं लेना। बता कौन सा लॉ? जूरिन लॉ। बता इसके अनुसार जो फॉर्मूला होगा हाइट का, वो फॉर्मूला था 2s cos थीटा, 2s cos थीटा, और इसके नीचे हो जाएगा रो जी आर। कौन सा होगा? रो जी आर। अब बताइए इसके अनुसार अगर किसी भी कैपिलरी ट्यूब में अगर पानी का हाइट बढ़ेगा और उस ट्यूब को अगर काट देंगे तो याद रखना पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वहां सरफेस टेंशन होता है। कौन सा टेंशन होता है? सरफेस टेंशन। तो इसके ऑप्शन नंबर कौन से होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देखिए लिखा हुआ है 60 गुना 10 के पावर -3। अच्छा इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप। लिखा हुआ है ये सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना। बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो ये कमान दिया 60 गुना 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सपोर्ट्स वेट 60 kg। बता सपोर्ट वेट किया कितना kg? 60 kg। तो एक काम कीजिए, वेट मतलब यहाँ 60 kg। हमेशा ध्यान रखना यहाँ kg में लिखा है, तो kg मतलब किसका मान दिया? मास का। बताइए मास कितना दिया हुआ? 60 kg। अब व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द पिलर। अब बात करो, प्रेशर निकालने बोला। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। अब बताइए फोर्स दिया है क्या? नहीं दिया है। बताओ हमको निकालना पड़ा फोर्स, और यहाँ पे एरिया दिया हुआ और मास दिया हुआ। आप सिंपल दिमाग लगाओ, अगर यहाँ डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया हुआ तो कहीं ना कहीं मास दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि पिलर में हम सपोर्ट दिए हुए, तो कहीं ना कहीं वेट का बात हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बात हो रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला था mg, और नीचे क्या होगा ये। अब सिंपल दिमाग लगा, मास कितना kg? 60 kg, और g का मान कहीं मेंशन नहीं, तो g का मान कितना ले लेंगे? 9.8। अब सिंपल एरिया का मान दिया 60 इंटू 10 के पावर -3। अब देखो 60 कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? 9.8, और 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा 10 के पावर +3। और आपसे पूछा प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए 9.8 किसमें दिख रहा है? 9.8 10 के पावर 3, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, आराम से बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम
0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। बताइए वाटर को हम हीट कर रहे हैं और हीट करेंगे टेम्परेचर 0 से कहां तक बढ़ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। आप कीजिए जब वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपको डेंसिटी बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम घटेगा। बोलो वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगा। और सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कितना पे था 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कंसेप्ट बताए थे, बढ़िया ध्यान रखना है। अगर पूछेगा वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितना पे बोलोगे 4 पे बोलोगे। और बोलेगा अगर 0 से टेम्परेचर 4 तक जा रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। तो आपसे क्या पूछा है कि जब हीटेड करेंगे 0 से 4 तो वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर लिखा था रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा है एरियल। अब इसमें जल्दीबाजी नहीं करना, सोच के दिमाग लगाना होता है। लीनियर पहले, फिर वॉल्यूम है, फिर एरिया है। आज करो 3 सिंबल था अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा था लीनियर, बीटा था एरियल और गामा था वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम बीच में, तो अल्फा गामा बीटा, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका 3, इसका 2। बता 1 3 2, 1 3 2 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके अनुसार काम करेगा? बताओ। पहला इंटरनल एनर्जी का बात करता है, हीट कंसेप्ट का बात करता है, प्रेशर का बात करता है, टेम्परेचर का। आज रखना इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, प्रेशर ये सब का बात नहीं करता, सीधा किसका बात करता है? टेम्परेचर। आज कीजिए उसमें 3 बॉडी था और तीनों बॉडी का टेम्परेचर आपस में क्या हो जाता है? सेम। उसी को बोला था थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बताइए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका बात करेगा? टेम्परेचर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला। है सिंपल है, मेयर्स फॉर्मूला सबको याद होगा, सीपी माइनस सीपी बराबर आर। बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नंबर। इसी को बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? मेयर्स इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 32 नंबर। 32 में लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दे सकते हैं। याद कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि यदि किसी वस्तु को हीट एनर्जी दिया जाए तो उसका ऊर्जा 2 भाग में बढ़ता है, एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, दूसरा एक्सटर्नल वर्क करता है। अब इसके रूप में कहीं सीधा दिख रहा है, देखो गुना वाला सीधा हटा दो, यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो। बताओ अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं सीधा नहीं लिखा, डी क्यू बराबर यहाँ डी रहने दो। याद कीजिए वर्कडन का फॉर्मूला था पीडीवी। वर्कडन का फॉर्मूला क्या था? पीडीवी। बताओ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ये में दिख रहा है। तो सिंपली ऐसे दिमाग लगा लेना। अब कहीं पे डायरेक्ट ऐसा लिखा मिल सकता है, कहीं पे ऐसा लिखा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecule average kinetic energy of molecule is directly proportional to the square root of temperature directly proportional to the absolute temperature। याद रखिएगा अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, अगर उसको हम एवरेज एनर्जी निकालना चाहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। आप भी सोचिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का कंपन या उसका जो वेलोसिटी या उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताओ डायरेक्टली का संबंध होगा और डायरेक्टली किसका रहेगा? टेम्परेचर का। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से नहीं हो सकता है, इनवर्सली भी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा ये गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट। याद कीजिए इसका कंडीशन लिखाए थे। कोई गैस जो होता है वो बिहेव करता है आइडियल गैस के जैसा। वो कब बिहेव करेगा? पहला कंडीशन टेम्परेचर हर हाल में हाई रहना चाहिए। दूसरा प्रेशर लो रहना चाहिए, प्रेशर लो रहना चाहिए। या एक और होता है डेंसिटी लो रहना चाहिए। अब इसमें देख लो लो प्रेशर लो टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, लो प्रेशर चलेगा लेकिन लो टेम्परेचर नहीं चलेगा। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर ये सूट कर रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सी सही होगा? बी नंबर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बताओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आप लोग को बताया गया था y बराबर ये साइन ओमेगा टी। और याद होगा इसमें हम लोग अगर कोस भी लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे हो सकते हैं, वेव आगे पीछे हो सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में साइन थीटा भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, कोस ओमेगा टी भी हो सकता है। तो साइन ओमेगा टी लिखा है लेकिन कोस यहाँ 2 ओमेगा टी, इसका डबल ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, जुड़ नहीं सकता है। बताइए यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ भी 2 गया, साइन का फंक्शन है, यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ को बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, जो सूट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा ये चाइल्ड स्विमिंग ऑन ये विंग। एक कोई चाइल्ड है, बच्चा जो स्विंगिंग कर रहा है, स्विंग मतलब झूल रहा है,
कहाँ झूल रहा है, विंग, किसी झूला में, इन सिटिंग पोजीशन स्टैंड अप, यानी जो पहले बैठा था अब वो खड़ा हो गया। तो बोला टाइम पीरियड जो स्विंग का होगा, जो झूला का टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। अब दिमाग लगाइए, इसमें आपको पेंडुलम वाला दिमाग लगाना होगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π√L/g, 2π√L/g। अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। अब कोई बच्चा था वो झूला पे झूल रहा था, अब बताओ पहले बैठा था, तो बैठा था पार जो पैर होगा उसको नीचे निकला होगा। अब पैर अगर नीचे निकला हुआ है तो लेंथ ये पूरा काउंट होगा, और जब लेंथ ज्यादा रहा होगा शुरुआत में टाइम पीरियड ज्यादा होगा। लेकिन अभी बच्चा झूला पे ही खड़ा हो गया, और अगर वो बच्चा झूला पे खड़ा हो जाएगा तो लेंथ तुम्हारा क्या होगा, घट जाएगा, और लेंथ घटेगा टाइम पीरियड घट जाएगा। तो बोल रहा है कि कोई झूला पर झूल रहा था कोई बच्चा, वो स्टैंड अप हो गया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ ये अलोंग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर। कोई स्प्रिंग है जिसको 2 किलोमीटर खींचा गया, 2 किलोमीटर खींचा गया है, बताइए इट्स पोटेंशियल एनर्जी भी। आप दिमाग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी बात की भी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट किए थे यू से। आज करो यू का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, यू बराबर हो जाएगा हाफ, यहाँ के का मान के ही रहने दो क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट था वो नहीं बदलता है। बताओ कितना किलोमीटर खींचा, 2, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, तो इसको लिख दो ऐसे। बताइए इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, बताइए यू बराबर आ जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा 2 क्या आ जाएगा, बताइए पहले का है। अब बाद में निकालिए, आप पहले यू है तो बाद में यू डैश निकालो, क्या निकालो, यू डैश। अब यू डैश जो तुम्हारा होगा तो बताओ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको भी मान चुका है तो इसको हम लोग भी मान लेते हैं, और जो नया वाला आएगा उसको मान लेते हैं भी डैश। क्या मान लेते हैं, भी डैश। इफ द स्प्रिंग स्ट्रेट बाय 10 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर खींचा था, अब कितना खींच रहा है 10 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा के, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इसको काट दीजिए कितना बार में जाएगा 25, तो इसको हम लिख सकते हैं भी डैश बराबर 50 के, भी डैश बराबर 50 के। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ऊपर में रखो भी डैश और नीचे रख दो भी। अब बताइए भी डैश का मान कितना है 50 के, और नीचे कितना आ जाएगा, भी का मान कितना 2 के। अब बताओ ये के कट गया, ये कट गया, बता कितना बार 25, तो जो नया भी डैश आएगा वो भी गुना होगा तो 25 गुना भी हो जाएगा। तो बताओ नया जो एनर्जी होगा वो पहले के कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना, तो 25 भी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन था स्प्रिंग से रिलेटेड और उसके एनर्जी से रिलेटेड, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिखा हुआ है द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एयर इज। बताओ जो साउंड प्रोपगेशन का फेनोमेना होता है वो किस पे होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में ये कंसेप्ट ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं साउंड रिलीज हो रहा है तो जब साउंड रिलीज होता है तो अगर मान लो साउंड यहाँ से पीछे जा रहा है तो क्या हीट में परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं। तो इसमें जो हीट रहता है कांस्टेंट रहता है, हीट कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा प्रोसेस से रिलेटेड रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है इन ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, किसी तना हुआ स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगा फर्स्ट हार्मोनिक का, सेकेंड हार्मोनिक का और थर्ड हार्मोनिक का। आज कीजिए, आप लोग को पढ़ाया गया था मोड ऑफ वाइब्रेशन। आज करो, अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी तार है, उसको एक बार कंपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर 2 बार वाइब्रेट करेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, अगर 3 बार वाइब्रेट करेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। आज कीजिए, तीनों का कंसेप्ट अलग था, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सेकंड मोड है ये वाला, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। आप बताओ मोड ऑफ वाइब्रेशन बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा। आज करो फ्रीक्वेंसी था ν1 ν2 ν3, आज कीजिए ν1 ν2 ν3 का रेशियो था 1:2:3। बताओ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 नंबर में देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें आपको थोड़ा और बढ़िया सोचना होगा, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा वेव है जो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है ट्रांसवर्स वेव। आज कीजिए, ट्रांसवर्स वेव कुछ इस प्रकार से जाता है। अगर ट्रांसवर्स वेव, देखो ट्रांसफर लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लेकिन सॉलिड में नहीं हो सकता। बताओ कोई लोहा है तो लोहा का पार्टिकल क्या ऐसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बताओ कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स वेव नहीं होगा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है,
बट आप कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट वेव मान लेते हैं, तो लाइट वेव जो होता है वो हर ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास हो सकता है, लेकिन अगर ट्रांसलूसेंट रहेगा, ओपेक रहेगा, उसमें पास होगा क्या? नहीं। तो बताओ दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा मैकेनिकल वेव, बताइए मैकेनिकल वेव में दो था, एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। जब ट्रांसवर्स होता तो मैकेनिकल नहीं होता, तो मैकेनिकल भी नहीं होगा, तो बताओ कौन बच गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। आज कीजिए कोई अगर सॉलिड मीडियम भी है तो कोई सॉलिड मीडियम में जो वेव होता है उसमें भी वाइब्रेशन होता है, और जब वाइब्रेशन होगा तो ऐसे ऐसे होगा, आज को टू एंड फ्रो कहलाता है, टू एंड फ्रो करेगा तो कौन वेव कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नंबर। ये 40 का 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत क्वेश्चन में रियल में दम था और इसको आपको समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट भी था, मेरा जितना हमसे जितना हो पाया सारा आपको बताएं, और इस तरह से वीडियो पूरा हो गया। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से कर ले, क्योंकि अभी लगातार वीडियो आपका आएगा, लगातार जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वीडियो आता ही रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।